चलो सुनो। पिछले क्लास में हम त्रिभुज के बारे में पढ़े थे ना। ये त्रिभुज क्या होता है जाने थे हम लोग। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। ये भी बात जाने थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजा बराबर होगी उसे समबाहु कहेंगे। जिसकी कोई दो भुजा बराबर होगी उसे समद्विबाहु कहेंगे। जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। बताए थे। उसके बाद आपको हमने बताया कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में हमने बताया कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये बात हम समझ गए थे। समकोण त्रिभुज का प्रयोग इस चैप्टर में होगा, समबाहु का होगा, समद्विबाहु का होगा। आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का बेसिक बात कल आपको बताए थे। आज हम आपके वास्तव में चैप्टर के चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो चैप्टर में पढ़ना है थ्योरी कॉन्सेप्ट उसको समझिए। सबसे पहले हम याद दिला रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हटके, सर्वगाम सम आकृतियां। ये सर्वगाम सम आकृतियां क्या होती है? ये 9th क्लास में आप पढ़े थे। लेकिन सर्वगाम सम के बाद से तुरंत यहां समरूप आकृतियां। आप इसके इस चैप्टर में खासकर सबसे ज्यादा समरूप के बारे में पढ़ोगे। तो समरूप को सर्वगाम सम से थोड़ा हम आपको बता रहे हैं कि समरूप और सर्वगाम सम में क्या अंतर है। पहले अंतर को लेकर समझ लीजिए, क्योंकि सर्वगामसम शब्द भी आपके आने वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो सर्वगामसम आकृतियां क्या होती है? आकृतियां माने आप समझ रहे हैं कि चित्र फिगर होता है ना। तो देखो, दो या दो से अधिक वे आकृतियां, इसका डेफिनेशन हम पहले समझा रहे हैं, समझिए तब फिर लिखवाते हैं। दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उसे हम समरूप सर्वगामसम आकृतियां कहते हैं। तो त्रिभुज क्या बात नहीं, आकृति में सब आएगा। त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, सारी आकृतियां आ जाएगी, ठीक ना। सबके लिए हम बात बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उसे सर्वगामसम आकृतियां कहते हैं। आकार और माप समान होने का मतलब है जे कि 1 रुपया का 2 गो सिक्का दोनों एक जैसा हो, एक के ऊपर एक रखोगे तो पूरा पूरा क्या कर लेता है? ढक लेता है ना। एक ही बैंक द्वारा जारी किया गया 2 एटीएम कार्ड पूरा पूरा ढक लेता है, ठीक ना। महिलाएं जो हाथ में चूड़ी पहनती है ना, अगर एक ही साइज का हो तो देखो एक के ऊपर एक रखने में पूरा पूरा क्या होता है? एक समान बराबर होता है। तो उसे हम कहेंगे सर्वगामसम आकृतियां। तो दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उसे सर्वगामसम आकृतियां कहते हैं। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं बाबू, और इसी के जैसा एक और हम यहां बना दिए। ये दोनों सर्वगामसम है, दोनों का त्रिज्या समान है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को ढक लेगा। देखिए, इसको उठा के लेके आ रहे हैं हम, इसको पूरा पूरा ढक लिया कि नहीं ढक लिया। और जब चाहे तब इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो दो अलग अलग आकृतियां हैं लेकिन दोनों का आकार और माप समान है। आकार मतलब का, दोनों वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, आकार और माप समान है, इसलिए पूरा पूरा क्या कर ले रहा है? ढक ले रहा है। अगर हम दो इसमें त्रिभुज बना दें तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक ही त्रिभुज हो गया और दूसरा एक और त्रिभुज हो गया, दोनों सर्वगामसम है। क्योंकि बाबू मेरे, तो एक को उठा के एक के ऊपर एक लाकर रखोगे, देखो पूरा पूरा ढक लिया। जब पूरा पूरा ढक लिया तो क्या है? सर्वगामसम है। आकार भी समान है और माप भी समान है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? अब हम इसी प्रकार से दो चतुर्भुज भी ले सकते हैं। माने किसी प्रकार का दो आकृति ले लीजिए, किसी प्रकार का आप दो आकृति लीजिए जिनका आकार और माप का होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये हो गया आपका। और फिर यहां से यहां तक देखिए, दोनों का आकार और माप आपस में क्या है? एक समान है। तो दोनों क्या है बाबू? सर्वगामसम है, ठीक ना। तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों समान हो उसे सर्वगामसम आकृतियां कहते हैं। जैसे में आप इसको एक जोड़ा में उतार लीजिएगा, इसको जो एक जोड़ा में, इसको एक जोड़ा में, आप कैसा भी आकृति ले लो, ये कोई नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम वृत्त लो, त्रिभुज लो, चतुर्भुज लो। उदाहरण इसलिए हम ऐसा दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है, इसलिए यही उदाहरण लीजिए। अब दो हम किसी अलग चीज का तो नहीं लेंगे। मान लो यहाँ पे इसमें दीर्घवृत्त भी होता है, तुम अब
10th क्लास में भी दीर्घवृत्त के बारे में कुछ तुमको जानकारी नहीं होगा, 11th में पढ़ना है तुमको। दीर्घवृत्त है, फिलहाल आप समझ सकते हो दोनों का आकार एक जैसा है, बनावट संरचना एक जैसा है, और दोनों का माप भी एक जैसा है। तो दोनों का है सर्वगाम सम। कोई भी दो चीज, दुनिया कोई भी दो चीज ले लो, कॉपी के दुकान में जाते हो तो कॉपी दुकानदार किताब को एक के ऊपर एक साजे रहता है, एक साइज की कॉपी या किताब को एक जगह साजे रहता है। तो साजे रहता है इसका मतलब क्या कि वो दोनों एक दूसरे के का है, पूरा पूरा क्षेत्रफल घेरे हुए है, तो मतलब वो सब का है, सब सर्वगाम सम है। ठीक है, समझ में आ गया? सिक्का को लेकर समझ सकते हो, एटीएम कार्ड को लेकर समझ सकते हो, चूड़ी को लेकर समझ सकते हो, कॉपी को लेकर समझ सकते हो, वृत्त को लेकर आप समझ सकते हो, त्रिभुज को लेकर समझ सकते हो। बहुत सारा उदाहरण आपके सामने है, कोई दिक्कत? सर्वगाम सम समझ में आ गया? दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उसे सर्वगाम सम आकृतियां कहते हैं। हेडिंग लगाए हैं? नहीं लगाए हैं तो लगाइए हेडिंग और लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे आकृतियां, दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका आकार और माप, जिनका आकार और माप, जिनका आकार और माप दोनों समान हो, आकार और माप दोनों समान हो, उसे सर्वगाम सम आकृतियां कहते हैं, उसे सर्वगाम सम आकृतियां कहते हैं, उसे सर्वगाम सम आकृतियां कहते हैं, उसे सर्वगाम सम आकृतियां कहते हैं। जैसे में आप इस सबको नोट कर लीजिए, जैसे दो, जैसे में हम लिखवा भी देना चाहते हैं, एक ही त्रिज्या के दो वृत्त, जैसे में एक नंबर में एक ही त्रिज्या के दो वृत्त, तब उसके नीचे दोनों वृत्तों को आप उतार लीजिएगा। एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त, ठीक है, एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त। दूसरा में आप कह दीजिएगा ये एक ही आकार और माप वाले दो त्रिभुज, एक ही आकार और माप वाले दो त्रिभुज। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा, एक ही बैंक द्वारा जारी किया गया दो एटीएम कार्ड, द्वारा जारी किया गया दो एटीएम कार्ड, ये सब आपके उदाहरण होंगे। ठीक है, आप इतना को नोट करिए। चलिए तो आगे समझते हैं हम अब समरूप आकृतियां के बारे में। अब यहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। 9th क्लास में आप सर्वगाम समता के शर्त भी पढ़े थे, एस 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 याद है? ये सब सर्वगाम समता के शर्त थे 6 गो। यहां पे भी समरूपता के शर्त पढ़ेंगे मात्र 3 गो, एस एस एस, ए और एस ए एस, मात्र 3 गो आपको नियम पढ़ना है। ठीक है ना? और तीनों परमियों को आगे आने वाले समय में हम सिद्ध करेंगे, घबराना नहीं है। समरूप आकृतियां का डिफिनेशन में क्या कहेंगे? कहेंगे दो या दो से अधिक वे आकृतियां
दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं। यहां पे माप आकार और माप समान होना चाहिए तो सर्वनाम होगा। इसका दो या दो से अधिक वे आकृति जिनका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपको हम समझाएं तो देखिए, एक वृत्त है, ठीक है बच्चा, और ये भी एक वृत्त है। बताओ दोनों सर्वनाम होगा? एक के ऊपर एक को रखने पर ढकेगा पूरा पूरा, लेकिन ये दोनों समरूप है क्योंकि दोनों का रूप एक समान है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और भी आप ले सकते हैं। देखिए, ये हो गया त्रिभुज और एक और त्रिभुज हम बना देते हैं। ये दोनों समरूप है क्योंकि दोनों का रूप का है, समान है। समझ में आ रहा है? और भी हम कह सकते हैं, चतुर्भुज ले लीजिए। चतुर्भुज हो गया ये बड़ा सा, और एक छोटा सा चतुर्भुज ले लीजिए, समरूप है, दोनों का रूप का है, एक समान है। आगे चलकर ये बात हम समझेंगे कि दो त्रिभुजों के समरूपता के स्पेशल शर्त हैं, ठीक ना। जैसे कहा जाए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का रूप समान है, एक समान है, सभी मानव समरूप है, कह सकते हैं। लेकिन जब उसको और गहराई से समझिएगा तो उसमें अंतर क्या है, तब आपको बहुत सारा अंतर पता चलेगा। एक छोटा है, एक बड़ा है, हाइट का अंतर है ना, बहुत सारा चीज का अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी आपको कहा जाए सभी मानव समरूप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन अब फिर बात आएगा कि बताइए दो मानव को खड़ा करके दोनों कैसे समरूप है, तो कुछ वहां पे भी शर्त लागू हो जाएगा। जो ये चीज देखिएगा तो कहिए समरूप है, नहीं तो समरूप नहीं। बुझा रहा है? तो दो त्रिभुज अभी फिलहाल के लिए समझिए जिनका रूप समान, दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका रूप समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके 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 पॉइंट पर जब जाएंगे, ये दो त्रिभुजों के समरूपता के क्या क्या शर्त हैं, क्या शर्त हैं, तो उस शर्त पे जब समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होगा और कब दो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका रूप समान हो उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं, ठीक ना। कौन समरूप नहीं है, थोड़ा उदाहरण दे दीजिए एक सर। जैसे ये आपका एक चतुर्भुज देख रहे हैं और इसके बगल में बना दीजिए त्रिभुज, क्या बताइए दोनों का रूप समान है? नहीं है, तो समरूप नहीं है। बुझा रहा है? कभी भी जोड़ा में वैसे ही आकृति रहनी चाहिए जो दोनों एक जैसे दिखते हों, आकार आकार समान हो, माप समान हो, इसकी कोई ये नहीं है। जो हो भी सके, नहीं हो सकता। इसका माप कुछ अलग है, इसका माप कुछ अलग है कि नहीं है? तो इसमें यही बात हमें लिखना है, ठीक ना। यही बात लिखना है कि दो या दो से अधिक वे आकृतियां, इसमें लिखिए आप, दो या दो से अधिक वे आकृतियां दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका रूप समान हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। दो या दो से अधिक वे आकृतियां जिनका रूप समान हो उसे समरूप आकृतियां कहते हैं, ठीक ना। आप ऐसे पेयर में, जोड़ा में उतारिएगा जैसे में, और एक दो उदाहरण हमें ऐसे दे देना है जो समरूप नहीं है, उसका उदाहरण दे देना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, दुइये को नोट करिए। इधर हम लिख देते हैं समरूप नहीं वाला, उसको भी आपको नोट कर लेना है। एगो त्रिभुज बना देते हैं और एगो चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। और यहां लिख देते हैं ए दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप नहीं है। चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप आगे आपको क्या पढ़ना है, बहुभुजों की समरूपता के शर्त, और फिर आ जाएंगे हम त्रिभुजों की समरूपता के शर्त, और इसके आधार पर 6.1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। बहुभुज मतलब आप क्या समझते हो, जरा ही पहले क्लियर करो।
बहुभुज का मतलब होता है, ठीक ना, बहुभुज का मतलब होता है जिसे जिसमें दो या दो से, दो नहीं, तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। क्या आप क्या समझे बहुभुज का डिफिनेशन? तीन या तीन से अधिक, ध्यान से समझिए पहले बहुभुज का डिफिनेशन। हम कह रहे हैं तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति को क्या कहते हैं बच्चा? बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, तीन या तीन से, तीन को भुजा रहेगा और बंद आकृति बन जाएगा तो उसे आप त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज को हम बहुभुज कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे में बहुभुज है, लेकिन अगर दो को भुजा को लेकर बनाइएगा तो ये बंद नहीं हो पाएगा। आप बंद नहीं हो पाने के कारण यह बहुभुज की श्रेणी में नहीं जाएगा। बहुभुज में वह बंद आकृति होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो तीन भुजाओं का प्रयोग करोगे तो यह बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा तो यह बहुभुज है। इसलिए डिफिनेशन भी बनता है इसका, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरा बंद आकृति है, बहुभुज है। माने समझो कि बहुभुज के खानदान का एक सदस्य है त्रिभुज, एक सदस्य है चतुर्भुज, एक सदस्य है पंचभुज, एक सदस्य है षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, सौभुज, एक लाख भुज, दो करोड़ भुज, जो कहना है कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुझ रहे हो? वैसे होता नहीं है, अब सुन के हंसी आ रहा है, हंसने वाला कोई बात नहीं है। देखिए ये भी इसको भी बहुभुज बोल सकते हैं, क्योंकि बताइए तीन से अधिक भुजाओं से बंद आकृति है कि नहीं? तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। यहां बोल रहे हैं तीन या तीन से अधिक, दो से तो बंद होकर नहीं करेगा, इसलिए परिभाषा ही नहीं बन सकता है। बात समझने का प्रयास करिए। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। इसमें पंचभुज को भी बना सकते हो। पंचभुज कैसे बनेगा सर? तो देखो यहां पे हो गया दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और ये पांच भुजा, ये हो गया पंचभुज। हुआ, बंद फिगर है तो ये भी बहुभुज है, इसको भी बहुभुज कह सकते हो। ठीक, आप षष्ठभुज बना सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, हो गया षष्ठभुज। आप इसी प्रकार अष्टभुज बना सकते हो, नौ भुज, 10 भुज, 11 भुज, बढ़ते चले जाओ, जहां तक आपको क्षमता हो बनाने का बना सकते हैं। लेकिन यहां सबकी जरूरत नहीं है। हम बहुभुज के मात्र दो ही बातों पर फोकस करेंगे, एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज। पंचभुज भी इधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझना है कि पंचभुज को हम बहुभुज कह सकते हैं। माने बहुभुज एक बहुत विशाल हो गया और उसमें से एक छोटा सा सदस्य है त्रिभुज, और उस त्रिभुज में बहुत सारा प्रकार है जो आप कल पढ़े थे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु वगैरह वगैरह, है कि नहीं है? तो इसकी बात को समझ गए आप? बहुभुज क्या है समझ गए? पहले आप बहुभुज का डिफिनेशन लिखिए, तब आते हैं बहुभुजों की समरूपता की शर्त को। हेडिंग लगाइए और बहुभुज लिखिए पहले, और जैसे में सारे फिगर को बनाइए। चलिए अब समझिए बहुभुजों की समरूपता के शर्त, ठीक ना। इसके बिना भी हम 6.1 खत्म कर लेंगे, इसको साइड में रखते हैं, ठीक ना। 6.2 के शुरुआत में भी इसके बारे में बताया जा सकता है, बट अभी समझिए बहुभुजों की समरूपता की क्या शर्त है, ठीक ना। बहुभुजों के समरूपता का क्या शर्त है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक ना। तो दो बहुभुज के समरूपता का शर्त क्या हो सकता है? क्या मतलब किस बात को फॉलो करेगा दो बहुभुज ताकि दोनों को समरूप हम कह सकते हैं? पहली बात कि तो इसको दो तरीके से समझाते हैं। पहले लिखते हैं ये दो बहुभुज समरूप होंगे, दो बहुभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे। अब दो बहुभुज में सब आएगा बाबू, त्रिभुज भी आएगा, चतुर्भुज भी आएगा, पंचभुज, षष्ठभुज सब आएगा। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, यदि एक नंबर शर्त कहता है यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान, यदि उनकी भुजाओं की संख्या का हो बाबू समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो। पहला बात, भुजाओं की संख्या क्या हो? समान। मतलब बहुभुज में तो त्रिभुजो आता है ना, चतुर्भुजो आता है ना,
अब मान लीजिए इसमें 3 गो भुजा है, इसमें 4 गो भुजा है, तो क्या समरूप होगा? इसलिए पहले ही कह रहा है कि दोनों में संख्या समान होना चाहिए। इसमें 3 गो भुजा है तो हिमरियो 3 गो भुजा होना चाहिए, पहले ही आपको बोल रहा है। दूसरा शर्त है उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। उनके संगत कोण, उनके संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर हो। पहला बात कि दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान हो। तो भुजाओं की संख्या समान होने से ही फायदा हो जाएगा कि या तो दोनों, अगर एक त्रिभुज होगा तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए कि दोनों का भुजा का हो समान हो। अगर चतुर्भुज हो तो दूसरा भी चतुर्भुज, उसमें भी 4 गो भुजा होना चाहिए। अगर एक पंचभुज है तो दूसरा भी पंचभुजे होना चाहिए, तभी ना उसका भुजाओं का संख्या समान हो पाएगा। समझ रहे हो बात? दूसरी बात कि संगत कोण बराबर हो। अब भुजा का संख्या समान मतलब अगर 2 गो त्रिभुज लेते हैं तो हाँ, ये दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है। पहला शर्त को खरा उतर रहा है, पहले शर्त पे खरा उतर रहा है कि भुजाओं की समान, बोल रहा है 2 बहुभुज, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, समरूप होंगे तब जब इनके भुजाओं की संख्या समान हो। ये मरियो 3 गो भुजा, ये मरियो 3 गो भुजा, पहला शर्त को सेटिस्फाइड किया है। सिर्फ भुजाओं की संख्या समान होने पर हम समरूप नहीं कहेंगे, दूसरा शर्त भी सेटिस्फाइड करना चाहिए कि इनके संगत कोण, उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या है? जैसे कि इसके संगत ई हो जाएगा, इसके संगत ई हो जाएगा, इस कोण के संगत वाला कोण ई हो जाएगा, इस कोण के संगत वाला कोण ई होना चाहिए। माने इसके तीनों कोण, इसके संगत तीनों कोण के बराबर होना चाहिए। अगर है 20 डिग्री है तो है 20 होना चाहिए, 30 तो 30, 40 तो 40। बुझा रहा है? संगत कोण का हो बराबर। अब संगत, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने, हमारे बगल में एक आदमी को और खड़ा करा दिया, तो कहेंगे हमारे कपार का संगत उसके कपार होगा। समझ रहे हो बात? संगत मैंने कहा हमारा कपार का संगत होगा, पैर थोड़ी होगा। समझिए बात को, दोनों को सीधे रूप से खड़ा करिए और किसके संगत क्या क्या है। हमारे इस कान के संगत उसका दाहिना कान होगा, हमारे इस कान के संगत उसका बायां कान होगा। समझ रहे हैं बात? ऐसे चीजों को देखना है। तो संगत का मतलब इस कोण के संगति, इसके संगति, इसके संगत, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। अब देखो तीसरा एक और शर्त है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए बाबू? समानुपाती होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है बताते हैं। समानुपाती होनी, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ऐसे लिख देते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये 3 शर्त पे खरा उतरना चाहिए, तब जाकर 2 बहुभुज का होगा समरूप। इस 2 बहुभुजों के समरूपता के शर्त है। अभी तुम कहोगे कि इस शर्त किसने दिया, इस शर्त कैसे आया, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो ठीक वैसा ही है कि मुर्गी और अंडा, पहले मुर्गी आया कि अंडा है, तो कोई अंडा आया है? मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा जब अंडा आया होगा तबे मुर्गी आई होगी। तो इस बात को मानना है कि पहले अंडा आया, अब उसमें वो कहां से आया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। समझ रहे हैं? वैसा ही कुछ चीजें हैं जो अगर वैसे उलझेंगे ना तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो कभी कभी इस एक स्तर पर जाके आपको रुक जाना पड़ता है, जहां ये चीज था, ऐसे हुआ, बात खत्म, कोई दिक्कत? तो 3 शर्तों को संतुष्ट करेगा तो समझो कि वो 2 बहुभुज समरूप होंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं। अब आप यहां देखिए, एक त्रिभुज है यहां पे और एक और त्रिभुज हमने बना दिया यहां पे। ठीक है, इसका लंबाई हमने रखा, इसको इधर करने दो, इसको इधर करने दो, इसको इधर लाओ, इसको इधर करो, ऐसे। हाई त्रिभुज मान लो ए है, हाई बी है, हाई सी है, हाई त्रिभुज पी है, हाई क्यू है, आर है। आप बताओ दोनों बहुभुज है कि नहीं है? दोनों में पहला शर्त को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर पहला संतुष्ट को संतुष्ट नहीं किया तो हाई देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले देखिए दोनों भुजाओं की संख्या समान है कि नहीं है? समान है, पहला। दूसरा शर्त में जाइए, अगर यह कोण दिया है आपको 70 डिग्री और एक कोण भी आपका है 70 डिग्री, ठीक है, यह कोण दिया है आपका 60 डिग्री और एक कोण आपका दिया है 60 डिग्री, 7 6 13 130, तो हाई कितना हो जाएगा बाबू? 50। हाई 50, हाई कितना है? 50। तो संगत कोण देखो इसका बराबर है, बराबर है।
अब हम अपने मन से लिख रहे हैं, मैंने समझे ऐसा दिया हुआ है कि 60 70 60 50 70 60 50। तो पहला बात कि दोनों बहुभुज है, दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, पहला शर्त ठीक है, उनके संगत कोण बराबर है, ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे मान लो इसका लंबाई दिया 2 सेंटीमीटर, इसका दिया 3 सेंटीमीटर और इसका दिया 4 सेंटीमीटर, इसका दिया 4 सेंटीमीटर, इसका दिया 6 सेंटीमीटर और इसका दिया 8 सेंटीमीटर। इस समानुपाती का मतलब क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात में कहते हैं। जैसे इनके भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात करिए तो इसके संगत ई वाला भुजा होगा, ई वाला तो नहीं ना होगा। अरे बोलो, हम बतिए क्या कह रहे थे, जब दो आदमी खड़ा होगा तो हमारा दाहिना कान उसके दाहिना कान के संगत बैठेगा, बैठेगा ना। अगर वो मान लीजिए हम इधर मुंह के खड़े हैं और वो इधर मुंह के खड़ा है तो उसको या तो सीधा कर लेंगे पहले, तू बेटा सीधा हो जा, ना तो तू नहीं घूमेगा तो हम ही घूम जाएंगे, तब तुलना करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले दोनों को उस हिसाब में लाकर तब तुलना करता है। तो देखो दोनों सामने सामने एकदम खड़ा है, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर एकदम क्रम से चल रहा है, तो इसके संगत ही हो गया। मतलब तो जब संगत हो गया तो ए बी बटा हम पी क्यू लेंगे, ए बी और पी क्यू का अनुपात लेंगे, ठीक है, बराबर फिर बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा में कितना क्यू आर का रेशियो लेंगे और फिर बराबर ए सी बटा पी आर, मतलब ए सी बटा में पी आर का रेशियो लेंगे। ये सब बराबर होना चाहिए, मतलब ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होना चाहिए उतना ही अनुपात बीसी और क्यू आर का होना चाहिए, उतना ही अनुपात ए सी और पी आर का होना चाहिए। अब क्या मतलब है देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे अनुपात समान होता है। ए बी का मान कितना है 2, अब पी क्यू का मान कितना है 4। वैसे आप इस चीज को आप पढ़ चुके हो, कौन चैप्टर में? मैथ में। कौन चैप्टर में? तीसरा चैप्टर में, दो चरवल रैखिक समीकरण। यदि a1 बटा a2 याद करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2, तीनों बराबर होता है तो उसको समपाती कहते हैं, संगत कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का होता है समपाती। समझ में आ रहा है? वही चीज यहां हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। 2 बटा 4, बीसी का मान कितना है 4 और क्यूआर का मान कितना है 8, एसी का मान कितना है 3 और पीआर का मान कितना है 6। काट पीट मचाओ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आप बताओ मुझे क्या आया? 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर में 1 बटा 2, मतलब इन दो भुजाओं का अनुपात है 1 अनुपात 2, यानी 1 अनुपात 2। ठीक वैसे ही बीसी और क्यूआर का भी अनुपात आ रहा है 1 अनुपात 2, बोलो बाबू। और फिर एसी और पीआर का अनुपात भी आ रहा है 1 अनुपात कितना 2। आप बताओ सब अनुपात बराबर है तो कहेंगे समानुपाती है। बुझाया? जब 2 या 2 से अधिक अनुपात बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपाती में कहते हैं, समानुपात कहते हैं, ये समानुपाती है। क्लियर हो गया? तो दो बहुभुज के समरूपता का शर्त है कि पहली बात कि भुजाओं की संख्या समान हो, ठीक है, दूसरी बात कि उनके संगत कोण बराबर हो, तीसरी बात कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। क्लियर है? अब हम कुछ बात आपसे पूछते हैं और इसी आधार पर आप एक नंबर जो 6.1 चैप्टर है वो आराम से आपका कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे देखो, हम दो समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें आपसे, आप बताइए दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा? एकदम हमेशा होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि अगर छोटी चूंकि तुम समबाहु त्रिभुज बनाओ या तुम बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाओ, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो आप बताओ, हाई हो गया 60, हाई हो गया 60, हाई कितना हो गया 60। अगर इस त्रिभुज को तुम छोटा ही बना रहे हो, छोटा चूंकि लेकिन समबाहु है, सब भुजा बराबर है, तो ये भी होगा 60, ये भी होगा 60 और ये भी होगा क्या चीज 60। आप मुझे बताओ संगत कोण बराबर है कि नहीं? है ना? संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। भुजाओं कोई भी जो भी इसका माप रहा होगा ना, उसका संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी और संगत कोण बराबर हिले है। अब भुजाओं की संख्या समान हिले है तो समरूप हो जाएगा, इसलिए कहा जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात आपको नोट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में अभी 6.1 में क्वेश्चन मिलेगा कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो कहना है समरूप। कैसे? क्योंकि उसमें भुजाओं की संख्या समान है, पहली बात। दूसरी बात कि उनके संगत कोण बराबर है। और एक और बात आगे चल के तुम जानोगे, अगर दो त्रिभुजों में या दो चतुर्भुजों में, चाहे दो कोई बहुभुजों में जिसकी संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो, उसमें अगर संगत कोण बराबर होगा ना तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी ही होगी। अगर भुजाएं समानुपाती होगी ना तो संगत कोण बराबर होगा ही होगा। इसको लेकर तुमको हम परमी आगे सिद्ध करेंगे। उसी को कहा जाता है एस एस एस,
एंगल 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 और साइड एंगल साइड। आने वाले समय में जानोगे तुम लोग कि दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण, कहता है कि दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो संगत कोण बराबर होना ही होना है, ना होने कोई सवाल नहीं। बुझाया? तो एक बात अभी आप स्पष्ट करो कि दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो आराम से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज का है समरूप। और हम देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, चाहे छोटा चूका समबाहु त्रिभुज बनाओ या बहुत विशाल बनाओ या बहुत विशाल बनाओ, सब में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60। और 60 डिग्री का होगा तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण जब बराबर हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? समरूप। तो सभी समबाहु त्रिभुज का होंगे? दिमाग में बैठ गया? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 नंबर में क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होता है समरूप, खत्म। आगे बढ़े। अब बात करते हैं वर्ग का। दो वर्ग को लीजिए तुम, वर्ग समझते हैं ना, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण का हो समकोण हो। सभी भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण का हो बाबू समकोण। एक आप छोटा ले लो, एक बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वर्ग रहेगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? सब भुजा आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है? मान लो हम तुमको ले रहे हैं, इसका भुजा का लंबाई 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। लो, ई छोटा चौका त्रिभुज है, छोटा चौका चतुर्भुज है, छोटा चौका वर्ग है, प्रत्येक कोण 90 तो होबे करेगा। बताओ हमने क्या कहा? हमने कहा अभी अभी जस्ट कहा कि अगर कोण भी बराबर मिल जाए बाबू तो दोनों वो बहुभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है? भुजाओं को लेकर तुमको चिंता है, थोड़ा यहां हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से। तुम बड़ा है और छोटा है तो इसका लंबाई कुछ छोटा रहेगा, 2 2 2 2। बोलो, तुम इसका अनुपात करोगे तो 3/2, इसका अनुपात करोगे तो 3/2, इसका अनुपात करोगे तो 3/2 और इसका अनुपात करोगे तब वो 3/2। सब अनुपात बराबर है कि नहीं? नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अनुपात होगा 3:2, इसका 3:2, इसका 3:2, इसका 3:2। अब बटा में तो अनुपात में है। आ रहा है समझ में? तो सभी वर्ग का होंगे समरूप। कैसे होंगे समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उनके संगत कोण, कोई भी वर्ग रहता है उनका संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजाएं भी समानुपाती हो जाएगी और वह आकृति का हो जाएगा, वह वर्ग का, वह दोनों वर्ग क्या हो जाएगा? समरूप होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज का होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। क्लियर हो रहा है? दो वृत्त को लेकर थोड़ा सा सोचो, दो वृत्तों को लेकर सोचो। सर दो वृत्त बनाइए, एक छोटा एक बड़ा। ये हो गया बड़ा और यहीं बगल में बनाते हैं छोटा वृत्त। क्या दोनों समरूप होगा? सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। ध्यान से समझिए कैसे। इसमें केंद्र होता है, इसमें भी केंद्र होता है। केंद्र पे बना कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। यहां भी छोटा चुका कोण, छोटा चुका वृत्त बने या बड़ा चुका वृत्त बने, सबके केंद्र पे बना कोण 300 कितना डिग्री? 60। तो यहां भी 300 कितना हो जाएगा? 60। आप बताओ, इसका त्रिज्या 2 रहेगा, इसका त्रिज्या मान लो 1 रहेगा, तो जब एक ही को है तो तुलना किससे करेंगे? बोलिए। तो यहां का होगा 2/1। अच्छा, ये त्रिज्या आप कहीं भी खींच लीजिए, कहीं भी खींचिए तो 2 2 2 सब जगह 2 रहेगा। इसको कहीं भी खींचिए 1 1 1 रहेगा। तो अनुपात करेंगे तो 2/1 मतलब 2:1, हमेशा 2:1 2:1 2:1 आते जाएगा। तो यहां भी क्या होगा? संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी और संगत कोण 360 हिले है, एक ही कोण वह है, एक ही कोण बन रहा है, तो एक ही कोण से हम तुलना करेंगे। बोलिए। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर है? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। उसके बाद से अगर सम द्विबाहु का बात किया जाए तो हम ही नहीं कह सकते हैं कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज का होता है? समरूप होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी समबाहु वर्ग और वृत्त समरूप होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, हई बात को साइलेंट कर देंगे तब। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज मतलब दोनों त्रिभुज का बात होगा, दोनों चतुर्भुज का बात होगा, दोनों पंचभुज का बात होगा, आपका बात होगा। माने इस चीज को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी बता रहे हैं हम। जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। हाँ, ये दुगो लिखेंगे क्योंकि इस बात को हमने भाषा में ही मेंशन कर दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। क्लियर हो रहा है? तो आप ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही नोट करिए। कोई दिक्कत है किसी को? इतने के आधार पर हम 6.1 का करेंगे, कल खत्म कर देंगे। ठीक है? इसी के आधार पर 6.1 खत्म। चाहे आप निकालो 6.1। रुको, हाई नोट किया है तुम लोग? नहीं नोट किया है? नोट करो तो, नोट करो। पहले तुमको सारी बातों को लिखवाएं।
ये हो गया। इसके आधार पर आप क्या लिखोगे? इसके आधार पर हम 3 फैक्ट निकाल चुके हैं। पहला फैक्ट है, आप आराम से लिख लीजिए पहले इसको। पहला फैक्ट क्या है? तो पहला फैक्ट आपका ये है कि सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बाबू? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा फैक्ट हो गया, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और तीसरा फैक्ट हम लोग ये निकाल लिए हैं कि सभी वृत्त का होते हैं बाबू? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। चलिए इतना ही रहने दीजिए। कल 6.1 खत्म करेंगे और आप 6.1 बनाने का जरूर कोशिश करना, एक बार पढ़ना जरूर, तुम बना दोगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, और कल बनाएंगे हम 6.1 और ऊपर से 6.2 का थ्योरी चालू कर देंगे। ठीक है, आज कितना ही रहने दीजिए।